ऋषि सुनक संपूर्ण विश्व में फैले सनातन समाज के नभ में उगा हुआ एक नया सूर्य, जिसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। और कारण एकदम स्पष्ट है कि उस देश के वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जिस देश ने न केवल भारतवर्ष पर 200 साल राज किया था, बल्कि कहा जाता है कि एक समय 2/3 धरती पर उनकी सत्ता चलती थी। आज उनकी सत्ता की कमान भारतवर्ष के परिवार से निकले हुए एक बच्चे के हाथ में जा रही है, जिसका नाम है ऋषि सुनक। तो आज ये खबर जब हम लोग को मिली, वो दिन था दीपावली का। पूरा विश्व, जो भी जहां भी सनातन समाज के लोग हैं, वहां पे सभी लोग दीपावली का त्योहार मना रहे थे। उन सभी को ये खबर मिली और लगभग सभी, लगभग क्यों कह रहा हूं, आगे बात करूंगा, लेकिन लगभग सभी के दिलों में हर्षोल्लास बढ़ गया। दीपावली का जो त्योहार है उसकी रंगत और बढ़ गई, उसके पटाखों की आवाज और अच्छी लगने लगी। अब क्यों कहा मैंने लगभग, उस पर बात आता हूं और उसी पर ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा है मैंने कि ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर भारत में लगातार किए जा रहे कटाक्षों व आरोपों के उत्तर। जहां एक तरफ हम सभी बहुत प्रफुल्लित थे, जहां हम सभी बहुत खुश थे, वहीं लगातार आप देख रहे होंगे जब से ये घोषणा हुई है तब से लगातार कुछ दबे स्वरों में और कुछ मुखर स्वरों में, कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग दबे स्वरों में बोल रहे हैं और इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष लगा कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के तीर चला रहे हैं। तो ऐसे सभी तीरों को काटने के लिए अपने तीरों का आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वार करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अंत तक ये वीडियो देखिए और समझिए कि ऐसे जो लोग छुपे हुए तीर चला रहे हैं उनको क्या उत्तर देना है और किस प्रकार से इन तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो ये वीडियो सुनिए और आगे भी इस बात को पहुंचाइए। चलिए, दिवाली वाले दिन जो मैंने एक छोटा सा कमेंट किया था कि कल छोटी दिवाली थी, उसके पहले छोटी दिवाली थी और हम लोगों ने पाकिस्तान को उस दिन हराया था विराट कोहली की एक जबरदस्त पारी के माध्यम से। और दिवाली वाले दिन हम लोग को मिली ये खबर कि ऋषि सुनक जो है अब यूके के पीएम बनने जा रहे हैं। तो मैंने कहा फोड़ो पटाखे। चलिए तो आते हैं आरोपों के ऊपर। सबसे पहला आरोप, प्रथम आरोप, क्या भारत में ऐसे अल्पसंख्यकों को स्थान मिल सकेगा? यह आरोप लगाया भारत के ही कुछ नेताओं ने, भारत के ही कुछ नेता जो कि इस समय कह सकते हैं राजनीतिक रूप से निर्वासित स्थिति में है। वो आज उनके दिलों में जो है उमड़ रहा है कि वो कैसे सत्ता में पहुंचे। तो हर प्रकार से उनको कटाक्ष करना है, हर प्रकार से झूठे फूटे आरोप लगाने हैं। तो उन्होंने जो कहा, दो ऐसे नेताओं की मैंने यहां पे ट्वीट्स लगाए हैं। सबसे पहले देखिए महबूबा मुफ्ती जी, ये देखिए, ये महबूबा मुफ्ती जी हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि प्राउड मोमेंट दैट यूके विल हैव इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम। पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, देखिए दबे स्वरों में बात कह रही, पहले तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि वहां पे बन रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं, While all the Indians rightly celebrate it to serve us well to remember that while UK has accepted an ethnic minority member as its PM। कह रहे हैं कि भाई वो वहां पे माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है, वहां पे जो सनातनी समाज के लोग हैं, तो उस समाज के व्यक्ति को उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री स्वीकारा है। वी आर स्टिल shackled by divisive and discriminatory laws like NRC and CAA। तो मतलब उन्होंने ये कहा, दो चीजें, दो कटाक्ष इसमें छुपे हुए हैं। पहला शब्द है एथनिक माइनॉरिटी का और दूसरा इन्होंने सीएए के ऊपर आक्रमण किया है। दोनों के ऊपर बात करने की जरूरत है। इन्होंने ये कहा कि भाई वहां पे अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री स्वीकारा गया, यहां पे कब ऐसा होगा। मैंने उनके लिए 3 प्रश्न यहां पे रखे हैं। पहली चीज मैंने इनसे ये पूछी है कि आजादी से लेके आज तक, हाँ अच्छा, इसका जवाब डॉक्टर कुमार विश्वास ने बहुत ही अच्छा दिया है। तो मैंने उन्हीं के ट्वीट को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है। भाई डॉक्टर साहब का, जो कुमार विश्वास साहब का जो अंदाज है उनका, तो कहिए कि एक एक शब्द जो होता है उसमें पूरा एक एक पैराग्राफ छुपा हुआ होता है। देखिए जब पहले उनके जवाब से ही मैं स्टार्ट करता हूं। सही बात है बुआ, कटाक्ष, देखिए कटाक्ष पे कटाक्ष। भारत ने तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री फारूक अली अहमद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर कलाम साहब जैसे ढेर सारे अल्पसंख्यक भारतीयों के नेतृत्व में खूब प्रगति की है भारत ने, इन सभी के नेतृत्व में। अब आपको भी जम्मू कश्मीर में जबरन अल्पसंख्यक बनाए गए। हम वहां पे अल्पसंख्यक नहीं हुआ करते थे कश्मीर में, जबरन हमें वहां पे अल्पसंख्यक बनाया गया। 1990 में जो कुछ हुआ, इसके पहले भी जो कुछ हुआ, वहां से हिंदुओं को, सिखों को मार के भगाया गया। तब आप लोग कहां थे? तब आपकी ये चिंता अल्पसंख्यकों के प्रति जो है वो तब कहां थी आपकी?
तो कहा, क्या कहा उन्होंने? जबरन अल्पसंख्यक बनाए गए धर्म का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास प्रारंभ करिए। तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी, अब मैंने भी यहां पे 3 सवाल आपके लिए रखे हैं। पहला सवाल, आजादी से लेके आज तक कश्मीर में कितने अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाए? वहां तो आप लोग 2 झंडे अलग अलग लेके चलती थी, तिरंगा अलग होता था, आपका झंडा अलग होता था। आप तो बल्कि जम्मू कश्मीर को एक अलग देश, एक अलग मुल्क मानते थे, और उसको ये लोग मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहा करते थे, जो उसका मुखिया होता था। तो भैया कितने प्रधानमंत्री बनाए तुमने आजादी से लेके आज तक? एक भी नहीं बना पाए। और आपको एक ऋषि सुनूक अगर वहां के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आपके पेट में मरोड़े पड़ने लग गई और कहने लगे भारत में ये कब होगा? 90 के दशक में जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था, तब आप कहां पे थी? क्या कहां सो रही थी आप? आपके पिताजी उस समय थे, आपके दूसरे और भी जो पार्टी के लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उनकी रक्षा के लिए आप लोगों ने काम किया? आज आपको बड़ा अल्पसंख्यक सूझ रहा है और क्या बता रही है? सीएए के नाम पे आप लोगों ने भारतवर्ष के मुसलमानों को बहुत बरगलाने का प्रयास किया। सच्चाई सभी को पता है और मुसलमानों को भी पता है, लेकिन चूंकि आप जैसे नेता इन लोगों को बरगलाते हैं तो कई बार ये सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सीएए किसके लिए बनाया गया? सीएए बनाया गया उन अल्पसंख्यकों के लिए, है ना, उन अल्पसंख्यकों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में रह रहे हैं। ठीक, और यहां पे कौन रह रहा है भाई? ये मुस्लिम राष्ट्र हैं, और यहां पे जो अल्पसंख्यक हैं वो या तो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। इनके लिए बनाया गया कि यदि इन्हें मजहबी कारणों से उनके ऊपर अत्याचार होता है और वो भारत के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें नागरिकता दो, तो भैया हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। भारतवर्ष अगर हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनों को नागरिकता यहां पे नहीं देगा, कौन सा देश देगा फिर भैया नागरिकता? हमारे ही देश से निकल के वो वहां पे गए, या वहां पे वो थे, हमारी संस्कृति के रूट्स उनके पास हैं, अगर वो वहां पे प्रताड़ित किए जाते हैं, हम उन्हें अगर जो है यहां पे नागरिकता नहीं देंगे तो कौन नागरिकता दे सकता है? अब आपका कहना है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि आपका जो इशारा है वो ये है कि जो भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनके भाइयों को वहां क्यों छोड़ रखा है? मतलब आप चाहती हैं कि जो मुस्लिम देश हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या आप ये मानती हैं कि उनके साथ भी धार्मिक तौर पे, मजहबी तौर पे उनके ऊपर भी अत्याचार वहां पे हो रहा है? अगर आपको लगता है कि नहीं, उन मुस्लिमों को भी यहां पे नागरिकता पाने का अधिकार होना चाहिए, तो मेरा एक सीधा सा प्रस्ताव है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बोलिए कि वहां पे तिरंगा फहराना चालू कर दे और वो अपने देशों को भारत के राज्य घोषित कर दे। ठीक, वहां का संसद खत्म कर दीजिए, उसको विधानसभा बना दीजिए, करेक्ट, और हम उनको अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। सिंपल सी बात भाई। अगर आप वहां पे मुस्लिम राष्ट्र होके मुस्लिमों का भी हित जो है साध नहीं पा रहे हैं, उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो काहे बात का देश चला रहे हो भाई? मुख्यमंत्री चलाओ, प्रधानमंत्री ना चलाओ। ठीक, आप अपने मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में आ जाइए, हम आपको अपना राज्य भी बना लेंगे। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होता है, वैसे ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो जाएंगे, 3 प्रदेश और बढ़ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और आपको हम अपनी नागरिकता भी दे देंगे, जो आप लोग चाहती हैं नागरिकता दे दी जाएगी। पर मैडम ऐसा आप करा ना पाएंगी, तो इसलिए फालतू के ऐसे कटाक्ष मत किया करिए। अच्छा, ये तो जो हैं सो हैं, इनसे भी 2 कदम आगे निकल के आ गए भैया शशि थरूर साहब, कांग्रेस के अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे ये भाई साहब, है ना, बड़े रंगीन मिजाज आदमी हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, इफ दिस डज हैपन, आई थिंक ऑल, उनका एक्सेंट आपको याद होगा, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू एक्नॉलेज दैट द ब्रिट्स, क्या कहा उन्होंने? द ब्रिट्स हैव डन समथिंग वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। बड़ा ही रेयर, इन्होंने कहा कि वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है जैसा इन्होंने ब्रिट्स ने कर दिया है। क्या किया है? टू प्लेस अ मेंबर ऑफ अ विजिबल माइनॉरिटी इन द मोस्ट पावरफुल ऑफिस, कि मतलब जो एक माइनॉरिटी का व्यक्ति है उसको मोस्ट पावरफुल ऑफिस में रख दिया। ऐसा तो विश्व में कहीं होता ही नहीं है, ये कह रहे हैं भाई साहब, है ना। अब मैं इनसे एक बात पूछा, कैन इट हैपन हियर, क्या यहां पे हो सकता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये अभी डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी नाम लिया, ये सारे लोग जो बने हैं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, मनमोहन सिंह साहब, ज्ञानी जैल सिंह साहब, डॉक्टर कलाम साहब, ये सारे लोग जो भारत के शीर्षस्थ स्थानों तक पहुंचे, ये कहां से किए? ये अल्पसंख्यक नहीं थे तो क्या थे भैया ये? और दूसरी चीज, इसमें से बहुत ज्यादातर जो है कांग्रेस ने बनवाए, कुछ को भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। मतलब कि जो भी पार्टियां आती रही उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया, शीर्षस्थ स्थानों तक ऐसे लोगों को पहुंचाया गया। फिर भैया आप ये सवाल कर कैसे सकते हैं?
है ना। और आप ये कह रहे हैं कि रेयर इन द वर्ल्ड। मैं तो पहली बात ये कहना चाहूंगा, भारतवर्ष वो संस्कृति है जिसका नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम। और हमने आज से नहीं, हमने सदियों से लोगों के हितों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रयास किया है। और किया है, उसका उदाहरण एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि पर्शिया से जब लोग भाग के यहां से आए 1000 साल पहले, जब भाग के भारतवर्ष में आए, तो यहां के राजाओं ने उनको स्थान दिया, उनको यहां पे रहने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए जगह दी। अब आज सोचिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गोदरेज कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसके मालिक कौन है? पर्शिया से आए हुए पारसी लोग उसके मालिक हैं। टाटा कंपनी इतनी बड़ी, इतने सम्मान के साथ इतने सालों से यहां पे चल रही है, उसके मालिक कौन है? पारसी लोग हैं। तो भारत में तो सदैव ऐसे अल्पसंख्यकों को न केवल स्थान दिया गया, पूरा सम्मान और प्यार दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज तो रेयर है, ये तो वर्ल्ड में होती ही नहीं है, ये पहली बार कहीं कुछ हो रही है? भारत में तो कभी ऐसा हो, और कैन इट हैपन हियर, क्या यहां पे हो सकता है? अरे भैया, हमने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए। आप बता रहे हैं हमें, और आपकी पार्टी ने भी शीर्ष स्थानों पर ऐसे लोगों को पहुंचाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी शीर्ष स्थानों पर ऐसे लोगों को पहुंचाया है। तो कृपया ऐसे छिछले आरोप न लगाया करिए। माइनॉरिटी के नाम पे इनकी पार्टी कांग्रेस हो या फिर कोई भी दूसरी जो वामपंथी और दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने देश में केवल मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण किया है, उनको बरगलाया है, कभी उनके भले के लिए कोई काम नहीं किया है। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष इतना महान और विशाल संस्कृति का देश है कि अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको हमेशा स्वीकारा जाएगा। अब डॉक्टर कलाम बनो ना, अब डॉक्टर कलाम बनोगे तो आपको हृदय से लगाया जाएगा, आपको देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, आपको भारत रत्न से सम्मानित भी किया जाएगा, देश का युवा आपको गुरु की तरह पूजेगा, आपको प्रेम करेगा। लेकिन तब जबकि आप कलाम बनोगे, तो अगर आप कलाम बनोगे तो आपको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कसाब बनने की कोशिश करोगे, सांप बनने की कोशिश करोगे, तो कुचल भी दिया जाएगा और आपको जो है फांसी में भी लटका दिया जाएगा। तो इसलिए कलाम बनने की कोशिश करो, कसाब बनने की कोशिश ना करो। अगर आप पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं तो भारतवर्ष में पत्थरबाजों का समर्थन नहीं हो सकता है। आप देश में अच्छा, देश को आगे उन्नति की तरफ ले जाने के लिए काम करिए, आपका निश्चित रूप से सम्मान होगा और आपको निश्चित रूप से स्थान मिलेगा, और बड़े से बड़ा स्थान मिलेगा, मिला है, आगे भी मिलेगा। दूसरे एक महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहूंगा, और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ये सोशल मीडिया पे लगातार जब से ऋषि सुनक की खबर आई तब से लगातार ये चीज छाई हुई है। आप देख रहे होंगे कि एक ये वीडियो सुषमा जी का वीडियो है, जो कि 2004 का वीडियो है, जिस समय सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रही थी। उस समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक विदेशी मूल की महिला के रूप में वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपने बाल छिला दूंगी, और उसके बाद जो है मैं एक योगिनी का जीवन जीऊंगी, मैं सफेद वस्त्र धारण कर लूंगी, वगैरह वगैरह। उन्होंने काफी कुछ चीजें कही थी। तो आज कांग्रेसी इसी चीज की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कि ब्रिटेन के लोगों ने एक विदेशी मूल के व्यक्ति को अपना पीएम स्वीकारा, किंतु सोनिया जी को भारत में पीएम नहीं स्वीकारा गया था। ऐसी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। ये आपको कई सारे ऐसी पोस्टें मिलेंगी जिसमें सुषमा जी की फोटो लगी होगी, ऋषि सुनक जी की फोटो लगी होगी, सोनिया जी की फोटो लगी होगी, और क्या क्या लिख रहा है देखिए। मैंने जैसे एक यहाँ पे उठाया एक सोशल मीडिया से ही कि सोनिया जी के बारे में कह रहे हैं कि वो सभ्यता में रच बस गई, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो ब्रिटेन वासियों को चाहिए कि ऋषि सुनक को भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाए। मतलब ब्रिटेन के लोगों को भड़का रहे हैं। खैर, जो भी इनकी सोच है उस आधार पे कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अच्छा चलो आप तुलना करना चाहते हो, मैं तुलना ही कर देता हूं। तुलना आप करना चाह रहे हो, मैं तुलना ही कर देता हूं कि एक तरफ रखा जाए भारतीय मूल के एक व्यक्ति को ब्रिटेन में रखा जाए, और एक तरफ इटली मूल के व्यक्ति को भारत में रखा जाए। चलिए इन दोनों की राजनीतिक हैसियत की तुलना कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह है, क्या ब्रिटेन में यह पहला परिवार गया है? ब्रिटेन में यह पहला परिवार गया है भारतीय मूल का, या पिछले 150 कम से कम 150 सालों से भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में जाते रहे, रचते बसते रहे। वहां के हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वहां पे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में भारतीय वहां पे स्ट्रांग पोजीशन में, केवल वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। खुद ऋषि सुनक, ऐसा नहीं कि एकदम गए एकदम से और वहां पे अब प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, जी नहीं। ये पहली बात तो गए भी नहीं, ये वहां पे पैदा हुए थे, इनके बाप दादे वहां पे गए, करेक्ट। और इन्होंने भी वहां पे रह के पहले व्यापार किया है, एक सफल व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, साबित किया है। इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में उतरे और राजनीति के क्षेत्र में भी अपने आप को साबित किया।
वित्त मंत्री रहे, दूसरे भी और पोस्ट पे रहे, अपने आप को साबित करने के बाद बढ़ते 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 आज ये स्थिति आई है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय खड़ा है। मैंने यहां पे प्रश्न रखा है बहुत सिंपल सा कि ये बताइए कितने इटालियन भारत में हैं, इटली मूल के कितने लोग भारत के विभिन्न दूसरा प्रश्न किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं, कितने इटालियन आपको सड़कों पे मिल जाते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में हो, इनको छोड़ दिए सोनिया जी को, बाकी और कितने मूल के मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी लॉबी आपके पीछे खड़ी है कि नहीं खड़ी है जो आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में देखती हो। कितने लोग कृषि के क्षेत्र में हैं, कितने लोग रोजगार के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, या खेलकूद के क्षेत्र में हैं, या दूसरे किसी भी क्षेत्र में। किसी दूसरे इटालियन का नाम बता दीजिए भारत में जो सक्रिय, ऐसे किसी दूसरे इटालियन का नाम बता दीजिए, आप बता नहीं सकते। तो आप सोचिए कि भारत के लोग उनको अपना प्रधानमंत्री कैसे स्वीकार लेंगे। अब राहुल जी हैं, अभी तक शादी पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, कहा जाता है कोई एक विदेशी मूल की बाला के साथ उनका मतलब है अफेयर, लेकिन मैं कहता हूं चलिए है नहीं है हमें नहीं मालूम। हम तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि वो किसी नाइजीरिया की लड़की से शादी करके लेके चले आए, जापानीज लड़की से शादी करके चले आए, या चाइनीज लड़की से शादी करके चले आए और कहे कि नहीं अब जो है इसी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को बनाया था, मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, है कोई चिंग पुंग पू लेके चले आए और कहा इसको प्रधानमंत्री बनाना है। अरे क्यों बनाएंगे भाई, हम उसमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं कि वो देश का प्रतिनिधित्व उतनी ईमानदारी से कर सकती है जैसे कि आज दूसरे लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम उसका स्वाभाविक सा विरोध करेंगे भाई, स्वाभाविक सा विरोध होगा। ये आज वहां पे अगर राजनीतिक रूप से मजबूत हो सके हैं, राजनीति संख्या के बल पे चलती है, आज वहां पे बहुत बड़ा भारतीय समुदाय एग्जिस्ट करता है जो इनको बैक कर रहा है, और हर क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं जो इनको बैक कर रहे हैं। इसलिए वहां पे ब्रिटेन के लोग वहां उनको आज प्रधानमंत्री स्वीकार रहे हैं। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट एक मैंने ये रखा है, भारत में अंग्रेज आए, बहुत सारे यहाँ पे अत्याचार वगैरह किया, जो कुछ भी हुआ 200-250 साल का संघर्ष चला, वो गए और संपूर्णतः चले गए। अंग्रेज यहाँ पे रह नहीं गए, इक्का दुक्का कहीं कुछ हो तो पता नहीं, लेकिन लगभग सभी चले गए। लेकिन उनके पहले जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए, चाहे वो मंगोल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे मुगल हो, जितने भी आए, उन्होंने यहाँ पे जबरन धर्मांतरण कराया, बहुत सारे अत्याचार उन्होंने भी किए। लेकिन क्या हुआ कि इस्लामिक संस्कृति यहाँ पे रह गई, इस्लामिक लोग यहाँ पे रह गए। आज क्या हम ऐसे इस्लामिक मूल के लोगों को विदेशी कहते हैं? नहीं कहते हैं ना, बल्कि उस समुदाय के कई सारे लोग क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, भारत के राष्ट्रपति बने, बहुत सारे मुख्य स्थानों तक वो लोग पहुंचे और आज भी हैं। तो इसलिए भारत तो विशाल हृदय वाला है, उसके लिए ऐसी छोटी मोटी टिप्पणियां करें ये ठीक नहीं है। हमारा तो नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम। तीसरे आरोप पे आते हैं। तीसरा आरोप ये है कि ये कह रहे हैं भक्त बड़े खुश हैं। अच्छा, जब भी आप कोई ऐसे सनातनी विषय के ऊपर चर्चा चालू करिए तो सबसे पहला जो है वो आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे, आपको किसी तरीके से चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द वो लोग इन लोगों ने क्वाइन कर रखा है भक्त। मैं इनको तो पहले कह देना चाहता हूं, खूब कहो हमें भक्त। हमें भक्त शब्द से कोई भी एलर्जी नहीं है भाई। भक्त किसके होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं, देश के भक्त होते हैं, है ना, देश भक्त, भगवान के भक्त, और या फिर जो है अपनी संस्कृति के भक्त। हम हैं अपनी संस्कृति के भक्त। आप नहीं होंगे, आप होंगे किसी इटली वाली के चमचे, या किसी वामपंथियों के चमचे, या भारत विरोधी शक्तियों के चमचे। आप करिए चमचागिरी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भक्त कहिए, हमें जरा भी उससे चिढ़ नहीं होती है। क्या आरोप लगाया जा रहा है? भक्त बड़े खुश हैं, पर ऋषि सुनक ना भारत में पैदा हुए न पले बड़े, बल्कि इनका परिवार गुजरावाला पंजाब का था जो आज पाकिस्तान में। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि भाई भारतीय मूल, भारतीय मूल, भारतीय मूल, आप इन्हें क्यों कह रहे हैं? भारतीय मूल के कहां है भाई? ये तो पाकिस्तान में इनका परिवार था, और पाकिस्तान से, और ये तो यहाँ वहां पे पले बड़े भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुए हैं, वहां पे भी नहीं पैदा हुए, ये तो वहीं पे पैदा हुए हैं ब्रिटेन में। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सी चीज है। पाकिस्तान आज अगर आप उसकी 1000 साल पहले की या 2000 साल पहले की संस्कृति पूछिए, पाकिस्तान का अपना कोई इतिहास है क्या? पाकिस्तान नाम ही 1947 में दुनिया जानी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों का अपना कोई इतिहास नहीं है। इन देशों में रहने वाले व्यक्तियों का वही इतिहास है जो भारतवर्ष का इतिहास है, जो सनातनी इतिहास है। उनको जबरन, अगर वहां पे जो मुस्लिम भी है उनको जबरन धर्मांतरण कराया गया, जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। ये तो इतिहास में फैक्ट है, ये सत्य है।
अब आप ये कहें कि नहीं ऋषि सुनक जो है पाकिस्तानी है, अरे वाह, मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। भगत सिंह का नाम सुना है ना आपने? भगत सिंह लाहौर में पैदा हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। भगत सिंह को आज आप क्या कहेंगे कि भगत सिंह पाकिस्तानी थे? हैं, भगत सिंह पाकिस्तानी थे, ये मानेंगे क्या आप? भाई पाकिस्तान नाम का वजूद ही नहीं था जिस समय भगत सिंह संघर्ष कर रहे थे। तो इनका परिवार भी जब यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, जब यहां से गया होगा, जब यहां पे उनके खेत खलिहान रहे होंगे, तो वो पाकिस्तान थोड़ी था, वो हिंदुस्तानी था। तो इसलिए वो भी, भगत सिंह भी हिंदुस्तानी थे, ये भी, इनका परिवार भी जो है वो भी हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारी संस्कृति के वो व्यक्ति हैं, इसलिए हमें जो है खुशी हो रही है। और दूसरी चीज, हम तो वैसे ही कहते हैं संपूर्ण वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी हमारा कुटुंब है, यानी हमारा परिवार है। आज पूरा सनातनी समाज पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। मैंने एक बात यहां पे लिखी है, जरा ध्यान से पढ़िए। आज पूरा विश्व आत्मस्वीकृति से, बहुत बड़ी बात है, आत्मस्वीकृति से, कोई तलवार के दम पे नहीं हो रहा है, अपनी स्वीकार्यता के साथ ये चीजें हो रही हैं। पूरा विश्व आज योग कर रहा है, किसी के गर्दन पे तलवार रख के योग नहीं कराया जा रहा है। यहां पे जितना भी, चाहे इस्लामिक इन्वेडर्स आए, चाहे ब्रिटिश इन्वेडर्स आए, चाहे दूसरे यूरोपियन इन्वेडर्स आए, फ्रेंच वगैरह, वो यहां पे जो इन्होंने राज किया या जबरन धर्मांतरण कराए, तलवार के दम पे कराया था। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो आत्मस्वीकार्यता के दम पे कर रहे हैं। योग पूरा विश्व कर रहा है आत्मस्वीकार्यता से। हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए, ढोलक मजीरा बजाते हुए लोग आज आपको विश्व के कोने कोने में मिलेंगे। कोई भी तलवार के दम पे वो गाना नहीं गा रहा है, वो गान नहीं कर रहा है, वो भजन नहीं कर रहा है, वो कीर्तन नहीं कर रहा है, वो सभी आत्मस्वीकार्यता के साथ कर रहे हैं। गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। संपूर्ण मानव सभ्यता आज ये समझ गई है कि मानव जीवन का वास्तविक रहस्य गीता में ही छुपा है, और उसी को पढ़ के, उसी को फॉलो करके हम लोग सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मानव रूप में हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो एक ही है, वो है आत्म साक्षात्कार। और उसको कर पाने की क्षमता, उसको करा पाने की क्षमता, उसके दिशा में आगे बढ़ा पाने की क्षमता अगर किसी दर्शन में है तो उस दर्शन की व्याख्या मात्र गीता में है और अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो उसको लेकर के आज पूरे विश्व में आध्यात्मिक चिंतन किया जा रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सनातनी ग्रंथों पर, हमारे वेदों पर, पुराणों पर और जो दूसरे हमारे ग्रंथ हैं उनके ऊपर शोध हो रहा है, रिसर्च हो रही है। तो इसलिए संपूर्ण विश्व आज सनातन संस्कृति में रचता बसता चला जा रहा है। इसलिए हम तो सभी को, वो चाहे आज वो हिंदू उनके पूर्वज थे अथवा नहीं थे, यदि आज वो गीता का पठन पाठन कर रहे हैं, यदि वो आज सनातन संस्कारों को मान रहे हैं, तो हम तो उनको सभी को सनातनी मानते हैं। और संपूर्ण विश्व को इस आध्यात्मिक मार्ग पे लाने के लिए हम लोग उन्मुख हैं और हम चाहेंगे कि आए। और पूरे विश्व में आज जितनी अशांति है, चाहे आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है या और भी ये विश्व युद्ध का रूप न ले ले, ये भय चल रहा है, तो पूरे विश्व को अगर शांति की वास्तव में कोई दिशा दिखा सकता है तो वो केवल और केवल ये आध्यात्मिक मार्ग है जिसका वर्णन गीता और हमारे शास्त्रों में है। इसलिए पूरा विश्व इस कुटुंब में समा जाए, हम तो यही चाहते हैं, पूरा विश्व इस कुटुंब में समा जाए और सनातनी मार्ग पे चले, हम तो यही चाहते हैं। और यही एकमात्र हल है शांति और समृद्धि का मानव सभ्यता के लिए। इसलिए जितनी जल्दी हो सभी लोग इस मार्ग पे चलें। अंतिम बात, मैं ऋषि सुनक जी का एक स्टेटमेंट यहां पे लगाना चाहूंगा। ऋषि सुनक जी ने जब ओथ ली, शपथ ली सदन में, तो इन्होंने, जैसे वहां पे कल्चर था बाइबिल के ऊपर शपथ लेने का, इन्होंने गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ ली थी। और जो उन्होंने कहा था उनका स्टेटमेंट मैं यहां पे रखना चाहूंगा। आई एम नाउ अ सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं, बट माई रिलीजन इज सनातन, मेरा धर्म सनातन है। ठीक, माई रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज इज इंडियन, मेरी जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक रूट्स हैं वो कहाँ के हैं? वो भारत के हैं। आई प्राउडली से दैट आई एम अ हिंदू एंड माई आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ हिंदू। मेरी जो, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, और मेरी जो आइडेंटिटी है, मुझे इस पे गर्व है कि मेरे पूर्वज हिंदू रहे हैं और मैं भी हिंदू हूं। मैं उस संस्कृति को आपका पालन करता हूं, मुझे इस बात का गर्व है। तो आप सोचिए, इनके आज जो भी अगर आज इनको वहां पे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, तो इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां से जो बच्चे निकले हैं, उन्होंने, भारत के बच्चों ने निकल के परफॉर्म किया,
परफॉर्म किया है और उस परफॉर्मेंस के दम पे वो वहाँ पे आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ऐसे ही दूसरे भी जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, चाहे वो आज गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के या दूसरी जो भी कंपनियां हैं उनके सीईओ बन के बैठे हैं, वो सभी ने जाके परफॉर्म किया है। प्राइवेट कंपनियां हैं भाई, कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे किसी को आगे नहीं बढ़ाती है, वो तभी आगे बढ़ाएगी जब वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर वो सीईओ जाके बने हैं तो ऐसा नहीं गए और उनको सीईओ बना दिया गया, उन्होंने जाके अपनी क्षमताओं को साबित किया है। इन्होंने भी अपनी क्षमताओं को राजनीतिक रूप से साबित किया है, तब जाके भाई वित्त मंत्री के रूप में कोविड काल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी और चीज़ों, दूसरे और पदों पे भी इन्होंने अच्छा काम किया, तब जाके आज वहाँ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं बन गए हैं। तो इसलिए हमें ये समझना होगा और हमें इस बात पे गर्व करना चाहिए। इसके ऊपर कटाक्ष करना, आरोप लगाना, ये सब बंद करना चाहिए। मैं देश की जनता से यही कहूँगा कि आप पूरे हर्षोल्लास के साथ इस खुशखबरी को स्वीकारें और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये वीडियो उनके गाल पे चिपका दीजिए। थैंक यू।